हेलो दोस्तों, होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास है रंगाई तथा छपाई से संबंधित क्लास है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि अक्रियाशील रंजक जो है कि अक्रियाशील रंजक के साथ निम्नलिखित बंधन बनाते हैं। अक्रियाशील रंजक के साथ निम्नलिखित बंधन बनाते हैं। तो बंध बनाते हैं तो यह संयोजक होता है। तो संयोजक बंध बनाता है, तो इसका आंसर ए सही होगा। इसके बारे में जानते हैं। अब क्रियाशील रंजक रेशे के साथ संयोजक संयोजक बंधक बनाते हैं। जो प्रतिक्रियाशील रंजकों के अणुओं के प्रतिक्रियाशील समूह होते हैं, जो सेलुलोजो मतलब बताया कि जो प्रतिक्रियाशील रंजकों के अणुओं के प्रतिक्रियाशील समूह होते हैं, जो सेलुलोज में हाइड्रोक्सिन समूह और प्रोटीन फाइबर में अमीनो समूह के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। जो सेलुलोज के हाइड्रोक्सिन समूह और प्रोटीन फाइबर में अमीनो के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, उसे प्रतिक्रियाशील रंजकों के चमकीले रंग, अच्छे स्तर के रंगाई, सल्फर रंगाई विधि, उच्च डाई, पूर्ण क्रोमेटोग्राफ और कम लागत विशेषताएं होती है। मुख्य रूप से कपास, लीलन, चिपचिपा रेशम, ऊन और अन्य फाइबर और उसके मिश्र कपड़े रंगाई के लिए उपयोग किए जाते हैं। संयोजक बंध तब बनता है जब परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का बराबर हिस्सा होता है। संयोजक का बंध कब बनता है? जब परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का बराबर हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इसमें सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो करघा किससे संबंधित है? तो करघा हारने से संबंधित है। तो करघा हारने से संबंधित है। करघा हारने से संबंधित है। और ताना जो है कि बाना से संबंधित है। ताना बाना से संबंधित है। स्क्रीन जो है कि छपाई से संबंधित है। और पटोला टाई एवं डाई से संबंधित है। तो पटोला टाई एवं डाई से संबंधित है। तो ए का चौथा, ए का तीसरा ए में है, तो इसका आंसर ए सही होगा। इसका आंसर ए सही होगा। करघा क्या है? करघा हार्नेस करघे का एक अति महत्वपूर्ण भाग है। हार्नेस क्या है? हार्नेस जो है कि करघे का एक अति महत्वपूर्ण भाग है। यह करघे में लगा एक फ्रेम होता है। हार्नेस जो होता है करघे में लगा एक फ्रेम होता है। बुनाई क्रिया के दौरान यह ताने के धागे के ऊपर नीचे करने की क्रिया को नियंत्रित करता है। और ताना बाना क्या है? बुनाई कला में दोनों धागों का प्रयोग होता है। लंबवत धागा और अनुप्रस्थ धागा अनुप्रस्थ धागा होता है। या ताने के धागा या वार्प यान कहा जाता है, या क्रॉस विव यान या बाने के धागा कहा जाता है, जिसे विप्ट यान कहा जाता है। और स्क्रीन छपाई जो है, इस विधि द्वारा वस्त्र की छपाई के लिए स्क्रीन तैयार किया जाता है। स्क्रीन बनाने के लिए एक विशेष प्रकार की लकड़ी का फ्रेम तैयार किया जाता है। उसी लकड़ी के फ्रेम पर नायलॉन के कपड़े को खींचकर तान दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, अभी इसी के बारे में और है। पटोला टाई एवं डाई जो है कि काठियावाड़ एवं गुजरात में निर्मित साड़ियां पटोला कहलाती है, जो काठियावाड़ के निकट जो होती है पट्टन नामक स्थान को ही पटोला का जन्म स्थान माना जाता है। पटोला सिल्क के धागों से निर्मित की जाती है। धागों को बांधने एवं रंगने की प्रक्रिया ठीक बांधने, जिसे टाई एवं डाई की तरह ही तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वस्त्र की कताई से पूर्व तंतु अवस्था में रंगा जाता है तो उसे क्या कहा जाए? मतलब जब वस्त्र को कताई से पहले तंतु अवस्था में रंगा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे स्टॉक रंगाई कहा जाता है। तो इसका आंसर बी होगा। स्टॉक रंगाई कहा जाता है। रंगों की रंगाई जैसे रेब स्टेक ड्राइंग और फाइबर ड्राइंग, जो सूती, लीलन, ऊन, रेशम, जूट आदि रेशों के कच्ची अवस्था में रंगा जाता है। रेशे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो रंग जो होते 3 प्रकार के होते हैं। टॉप डाई जो है टॉप रंगाई होता है, डॉप रंगाई और स्टॉक रंगाई।
टॉप रंगाई जो कि वस्टेड ऊन के रेशों में रंगा जाता है, और डॉप रंगाई जो होता है कि कृत्रिम रेशों को रंगा जाता है, और स्टॉक रंगाई जो कि तंतुओं को रंगा जाता है, जो बिना बुने वस्तुओं को रंगा जाता है। जैसे स्टॉक रंगाई से पूर्व तंतु की रंगाई से पूर्व तंतु अवस्था में रंगा जाता है। यह सबसे सस्ती विधि है। स्टॉक रंगाई क्या है? सबसे सस्ती विधि है। टॉप रंगाई क्या है? टॉप वर्स्टेड ऊन के रेशम को रंगा जाता है, जो कि बड़ा जो होता है ऊन, ऊन में सबसे बड़ा होता है, उसे वर्स्टेड ऊन कहा जाता है। और टॉप रंगाई रंगाई जो कृत्रिम रेशों की रंगा जाता है। स्टॉक रंगाई रेशों से रंगा जाता है। तो बेसिक डाई किसमें घुलनशील है? बेसिक डाई किसमें घुलनशील है? तो वह जल में घुलनशील है। तो इसका आंसर सी सही होगा, जल में घुलनशील है। बेसिक डाई जिसे क्षारीय रंग कहा जाता है, यह जल में, बेसिक डाई क्या है जिसे क्षारीय रंग कहा जाता, क्षारीय रंग भी कहा जाता है, यह जल में घुलनशील होते हैं। बेसिक डाई सभी संश्लेषित रंजकों में से क्षारीय रंजकों का ही सबसे पहले आविष्कार हुआ था। यह रंग क्षारीय प्रकृति के होते हैं। मौलिक रूप से यह कार्बनिक अम्लों के लवण होते हैं, अतः इसमें सेलुलोज एवं प्राणीज उन्हीं रेशम दोनों प्रकार के रेशों को रंगने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रिंटिंग साधारणतः 500 मीटर से 5000 मीटर तक के कपड़ों पर की जाती है? तो यह स्क्रीन प्रिंटिंग है। तो इसका आंसर सी सही होगा। स्क्रीन प्रिंटिंग साधारणतः 500 मीटर से 5000 मीटर तक के कपड़ों पर की जाती है। इस विधि द्वारा वस्त्र की छपाई के लिए स्क्रीन तैयार किया जाता है। स्क्रीन बनाने के लिए एक विशेष प्रकार का लकड़ी का फ्रेम होता है। एक विशेष प्रकार का लकड़ी का फ्रेम तैयार किया जाता है। उसी लकड़ी के फ्रेम पर नायलॉन के कपड़े को खींचकर तान दिया जाता है। उसी लकड़ी के कपड़े पर नायलॉन के कपड़े को खींचकर तान दिया जाता है तथा खिड़कियां में नमूने अंकित कर लिए जाते हैं। स्क्रीन के इस भाग पर जहां रंग नहीं लगता हो वहां अवरोधक पदार्थ मोम रेजिन लगा दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि रंगने की प्रतिरोधक विधि कौन सी है? रंगने की कौन सी प्रतिरोधक विधि है? तो यह बंधेज बांधनी रंगाई है। तो इसका आंसर बी सही होगा। बंधेज बांधनी रंगाई रंगने की प्रतिरोधक विधि है। तो बंधेज बांधनी रंगाई जिसे टाई एंड डाई कहा जाता है, रंगने की एक प्रतिरोधक विधि है। बाधक वस्तु को रंगने की कला को बंधेज या बांधने भी कहा जाता है। बांधने या बंधेज कला में राजस्थान और काठियावाड़ सदा से ही प्रसिद्ध रहा है। इस विधि द्वारा अत्यंत सुंदर, आकर्षक, उत्कृष्ट नमूने युक्त वस्त्र तैयार किए जाते हैं। वस्त्र पर नमूने छापने की सबसे प्राचीन हस्तशिल्प कौन सी है? तो वस्त्र पर नमूने छापने की सबसे प्राचीन हस्तशिल्प ठप्पा छपाई है। तो इसका आंसर सी सही होगा। ठप्पा छपाई इसमें रोलर छपाई बताया है, पर ठप्पा छपाई ही रहेगा। देखते हैं रोलर छपाई या ठप्पा छपाई या ठप्पा छपाई का ही मशीन रूप होती है। उभरे हुए नमूनेदार बेलनों द्वारा, अच्छा मतलब रोलर छपाई जो है कि ठप्पा छपाई का ही मशीनी रूप होती है। उभरे हुए नमूनेदार बेलनों द्वारा वस्त्रों पर नमूने छापने की विधि को रोलर छपाई कहा जाता है। ठप्पा छपाई जिसे ब्लॉक प्रिंटिंग कहा जाता है, वस्त्रों पर नमूने छापने की यह सबसे प्राचीन हस्त विधि है। यह बहुत धीमी विधि है। सामान्यतः कम लंबाई वाले वस्त्रों पर ठप्पा की जाती है। स्क्रीन छपाई जो होती है कि छपाई की इस विधि में एक विशेष प्रकार का फ्रेम प्रयोग किया जाता है। यह फ्रेम आकार में सीमित होता है, जिसमें वस्त्र के कुछ भाग ही छप जाता है। फ्रेम को वस्त्र के ऊपर रखकर छपाई की जाती है। एक स्थल छप जाने पर यह उसी फ्रेम के दूसरे स्थल पर रखकर छपाई करते हैं। स्टैंडिंग छपाई जो है कि छपाई की यह विधि जापान में विकसित हुई है। स्क्रीन छपाई स्टैंडिंग छपाई का ही सुधार हुआ हो या रूपांतरित हुआ है। नोट, इसका उत्तर आयोग ने रोलर छपाई माना है, परंतु वस्त्रों पर नमूने छापने की सबसे प्राचीन विधि ठप्पा छपाई है। जेनेन वर्ग मशीन का उपयोग, तो पूछा है कि जेनेन वर्ग मशीन का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? तो जेनेन वर्ग मशीन का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? तो यह रंगाई के लिए होता है। तो इसका आंसर बी होगा। जेनेन वर्ग मशीन का उपयोग रंगाई के लिए होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के अवरोध छपाई वाले वस्त्रों को कहते हैं। गुजरात के अवरोध छपाई वाले वस्त्रों को क्या कहते हैं? तो अजरक, अजरक कहा जाता है। तो इसका आंसर ए सही होगा, अजरक कहा जाता है। गुजरात के अवरोध छपाई वाले वस्त्रों को अजरक कहते हैं। इस छपाई विधि में जहां रंग नहीं लगता होता है वहां टेराफिन या रेजिन आदि लगाकर ढक दिए जाते हैं, जिससे ढकने का भाग रंग नहीं जाता है और बिना ढके स्थान पर रंग चढ़ जाता है। इसके अंतर्गत स्क्रीन प्रिंटिंग, ब्लैक बाटिक प्रिंटिंग आदि आते हैं। रंगाई के नमक डाला जाता है, तो रंगाई में नमक डाला जाता है तो यह रेचक के लिए डाला जाता है। अवरोध के लिए, घुलनशील के लिए, रेचक के लिए या ऊपर में सभी, तो यह रेचक के लिए डाला जाता है। तो इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटिंग को पेस्ट को ढाका ढा प्रिंटिंग पेस्ट को ढा नहीं, प्रिंटिंग प्रेस को गाढ़ा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिंटिंग प्रेस को गाढ़ा करने के लिए सोडियम एल्जीनेट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर बी होगा, सोडियम एल्जीनेट का प्रयोग किया जाता है। प्रिंटिंग प्रेस को गाढ़ा करने के लिए सोडियम एल्जीनेट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम एल्जीनेट ब्राउन शैवाल से निकाले जाते हैं। इसमें चिपचिपाहट बढ़ाने की शक्ति होती है। तो रोलर प्रिंटिंग का आविष्कार किया था, तो रोलर प्रिंटिंग का आविष्कार थॉमस वेल्स ने किया था। तो इसका आंसर सी होगा, थॉमस वेल्स ने किया था। रोलर प्रिंटिंग का आविष्कार थॉमस वेल्स ने 1783 में किया था। रोलर प्रिंटिंग को ही रोलर मुद्रक भी कहा जाता है। अम, अम्बादल अम्बादल, चौकी दल, चरखा ने यह शब्द संबंधित है तो बंधेज रंगाई से या वाटिक रंगाई से या ब्लॉक प्रिंटिंग से। तो अम्बादल, चौकी दल, चरखा ने यह शब्द जो है कि ब्लॉक प्रिंटिंग से संबंधित। इसका आंसर सी सही होगा, ब्लॉक प्रिंटिंग से नहीं, सॉरी, इस अम्बादन, चौकीधन, चरखाने यह सब बंधेज रंगाई से संबंधित। इसका आंसर ए सही होगा, बंधेज रंगाई से संबंधित है। अम्बादल, चौकीदल, चरखाने यह सब बंधेज रंगाई से संबंधित है। बंधेज साड़ियां शादी विवाह के अवसरों पर अत्यधिक उत्साह एवं उत्साह के साथ पहनी जाती है। साड़ियों के विवाह के लिए इन साड़ियों को विवाह के लिए मंगलमय एवं सौभाग्यमय सूचक व शुभ माना जाता है। राजस्थान में शेखावत की बनी साड़ियां सबसे अधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलमकारी प्रकार की छपाई है। तो कलमकारी किस प्रकार की छपाई है? तो कलमकारी उन्मुक्त छपाई है। तो इसका आंसर बी होगा, डी होगा, कलमकारी उन्मुक्त छपाई है। कलमकारी उन्मुक्त जिसे चेयर्स प्रकार की छपाई या प्रिंटिंग है। यह छपाई, यह वस्त्र बाटिक छपाई का ही पुरातन रूप है। इसमें सूती वस्त्रों पर कलम से अथवा ब्रश से नमूने के उन भागों पर पिघला मोम चढ़ा दिया जाता है जिससे रंग को बचाना होता था। इस तरह आज कला आज की बाटिक कला से मिलती जुलती है। फैलने वाले रंग है, तो फैलने वाले रंग एसीटेट रंग है। तो इसका आंसर ए होगा, एसीटेट रंग है। फैलने वाले रंग एसीटेट रंग है। रंगों का हमारे मनोभावों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कुछ रंग गर्म होते हैं तो कुछ रंग ठंडे, लाल, पीले एवं नारंगी रंग गर्म होते हैं। यह खुशी, हर्ष, उल्लास एवं चित्त प्रसन्नता को दर्शाते हैं। निम्न में से कौन सी हाथ छपाई की तकनीकी नहीं है? तो हाथ छपाई की में से कौन सी तकनीकी नहीं? ब्लॉक छपाई, स्क्रीन छपाई, स्टैंडिंग छपाई या दोहरी छपाई। तो इसमें से इसका आंसर होगा दोहरी छपाई। तो इस दोहरी छपाई जो है कि हाथ छपाई की तकनीकी नहीं, जो कि ब्लॉक छपाई, स्क्रीन छपाई, स्टैंडिंग छपाई ये सब ब्लॉक हाथ छपाई की तकनीकी है। दोहरी छपाई जैसे डुप्लेक्स प्रिंटिंग, हाथ की छपाई, डुप्लेक्स प्रिंटिंग भी करता है, हाथ की छपाई तकनीकी नहीं है। इस विधि द्वारा वस्तु के दोनों ओर की छपाई क्रिया एक ही साथ एक ही समय पर संपन्न की जाती है। ऐसी छपाई से युक्त वस्त्र देखने में अत्यंत सुंदर, मनोहारी एवं आकर्षक लगते हैं। इस छपाई में निर्मित वस्त्र का उल्टा एवं सीधा पक्ष पहचानना मुश्किल हो जाता है। इस विधि से कपड़े पर चुनने इस विधि से
इस विधि से कपड़े पर चुने हुए स्थानों को रंग हटाकर नमूने बनाए जाते हैं, तो यह डिस्चर छपाई होता है। तो इसका आंसर डिस्चर छपाई है। डिस्चर छपाई से कपड़े पर चुने हुए स्थानों में रंग हटाकर नमूने बनाए जाते हैं। इस छपाई की अधिकतर गहरे रंग की पृष्ठभूमि वाले स्थानों पर किया जाता है। डिस्चार्ज छपाई भी रोलर की सहायता से की जाती है। यह राजस्थान की एक प्रसिद्ध रंगाई विधि है। तो यह राजस्थान की एक प्रसिद्ध रंगाई विधि है, तो बंधेज है। तो इसका आंसर सी सही होगा। बंधेज एक प्रसिद्ध रंगाई विधि है। राजस्थान की प्रसिद्ध रंगाई विधि बंधेज रंगाई है। बांधकर वस्त्र को रंगने की कला को बंधेज या बांधने भी कहा जाता है। इस विधि द्वारा अत्यंत सुंदर, आकर्षक एवं उत्कृष्ट नमूने से युक्त वस्त्र तैयार किए जाते हैं। बांधकर रंगने वाले विधि में पहले वस्त्र पर नमूने बना लिए जाते हैं। इसके बाद इन अंकित नमूनों को कसकर बांध दिया जाता है ताकि इसके भीतर रंग प्रवेश ना कर सके और शेष स्थानों पर रंग चढ़ जाए। नमूने के अनुसार इन्हें 2 या 2 से अधिक रंगों में बनाया जाता है। 2 या 2 से अधिक रंगों से बनाया जाता है, रंगों में बनाया जाता है। तो सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना। क्या सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है? तो अम्ली रंग जो है कि किससे मिलता है? तो अम्ली रंग में जल अविलेय क्षतिराव होता है। क्या होता? अम्ली रंग में जो का जल अविलेय क्षतिराव होता है। तो इसका पहला होगा एजोइक रंग है। एजोइक रंग क्या है? एक लीको मिश्रण के रूप में लगता है। तो पहला का ए है। तो पहला का ए इसमें जो कि पहला ए का पहला है, तो इसका आंसर ए होगा। ए का पहला, तो इसका आंसर ए होगा। और सल्फर, इसका मिलान पूरा कर लेते हैं। एजोइक रंग क्या है? लिंक को मिश्रण के रूप में लगाना होता है। और सल्फर रंग क्या है? एक रंग बंधक के साथ प्रयुक्त करना होता है। वेट रंग क्या है? वेट रंग रासायनिक अंतर क्रियाओं के में वस्तुओं में ही रंग को विकसित करना है। अम्लीय रंग जो जल विलय के एनायोनिक रंग है। एजोइक रंग जो रासायनिक अतिक्रियाओं से वस्त्र में ही रंग को विकसित करता है। सल्फर रंग जो है जल अविलयदायी है। वेट रंग क्या है? लिको मिश्रण के रूप में लगाना है। तो अभिकथन ए कराया कि डिस्पर्स रंग घोल में छितराए जाते हैं। डिस्पर्स रंग घोल में छितराए जाते हैं। तो डिस्पर्स रंग घोल में छितराए जाते हैं। तो यह सत्य है। और उनकी प्रयुक्ति को फेनोल जैसे वाहकों के उपयोग द्वारा विकसित किया जाता है। तो यह असत्य है, यह गलत है। तो देखते हैं इसका आंसर। ए सत्य पर आर गलत है। इसका आंसर क्या है? ए सत्य है पर आर गलत है, लेकिन इसका आंसर सी सही होगा। ए सत्य है पर लेकिन आर गलत है, तो इसका आंसर सी सही है। आक्सीकारक आक्सीकरणीय व्यंजक कर्मकों के अंतर्गत समाविष्ट है। तो आक्सीकरणीय व्यंजक कर्मकों के अंतर्गत समाविष्ट क्या है? तो सोडियम हाइपोक्लोराइड है, और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, और फिर ओजोन है। सोडियम बाइसल्फेट ये नहीं है। तो पहला ए बी सी, तो इसका आंसर बी सही होगा। ऑक्सीकारक व्यंजक कर्मों के अंतर्गत निम्न कारक समाविष्ट है। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ओजोन जो है। निम्नलिखित में से कौन सी हाथ छपाई तकनीकी नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी हाथ छपाई तकनीकी है? डुप्लेक्स यह नहीं है। डुप्लेक्स हाथ छपाई तकनीकी नहीं, जिसे डबल स्क्रीन कहा जाता है। स्क्रीन स्टेंसिल और ब्लॉक ये सभी है। डुप्लेक्स हाथ छपाई तकनीकी नहीं है। डुप्लेक्स हाथ की छपाई तकनीकी नहीं है। हाथ की छपाई तकनीकी में स्क्रीन, ब्लॉक, स्टेंसिल आदि छपाई आती है। छपाई जिसे प्रिंटिंग करते हैं। छपाई प्रक्रिया द्वारा बुने हुए वस्त्रों की परिसज्जा की जाती है। छपाई प्रक्रिया में रंग को विभिन्न आकृतियों एवं डिजाइनों के अनुरूप वस्त्र पर छपाया जाता है। स्क्रीन छपाई जो है कि स्क्रीन बनाने के लिए एक विशेष प्रकार की लकड़ी का फ्रेम तैयार किया जाता है। उसी लकड़ी के फ्रेम पर नायलॉन के कपड़े को खींचकर तान दिया जाता है, तब छपाई की जाती है।
सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो संयोजक रंग इसमें सूची 1 का, इसमें दिए गए रंगाई की विधियों को सूची 2 में दिए गए उनके समष्टि के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसका तो संयोजक रंजक किससे मिलान होगा? संयोजक रंजक का मिलान होगा दो या ज्यादा प्रकार के रेशों के एक ही रंग घोल में और उसी सेट में रंगना। तो इसका यह होगा दो या ज्यादा प्रकार के रेशों के एक ही रंग के घोल और उसी सेट में रंगना। तो संयोजक रंजक है। विविध तंतु रंजक क्या है? तो विविध तंतु रंजक जो सम्मिश्रण को एक ही रंग के घोल में या दो ज्यादा सेट के साथ रंगना। तो इसका 5वां होगा। और बैच या सरिता क्या है? बैच या सरिता क्या है? तो बैच सरिता निर्यातक रंजक है। और पैकेज रंजक जो ताने वाले क्षैतिज चरखियों की छपाई है, ताने वाले क्षैतिज चरखियों की छपाई है। तो इसका पैकेज रंजक ताने वाले क्षैतिज चरखियों की छपाई है। तो ए का चौथा और बी का 5वां और सी का तीसरा और डी का पहला। तो ए का चौथा 5वां देखते हैं, चौथा 5वां तीसरा पहला, चौथा 5वां तीसरा पहला। तो इसका आंसर ए सही होगा। संयोजक रंजक दो या दो से अधिक प्रकार के रेशों को एक ही रंग घोल में और सेट में रंगना। और विविध तंतु रंजक जो है कि सम्मिश्रण एक ही रंग घोल में दो या ज्यादा सेट के साथ रंगना। और बेच या सरिता जो है निर्यातक रंजक है। पैकेज रंजक जो है ताने वाले क्षैतिज चरखियों की रंगाई है। तो रंगों की क्रियाविधि में अनुक्रम क्या होता है? रंगों की क्रियाविधि के अनुक्रम क्या होता है? तो रंगों की क्रियाविधि के अनुक्रम में होगा अवशोषण होगा, नहीं, क्रियाविधि के अनुक्रम पहले होगा रंग के घोल को रंग का वियोजन करना होता है। रंग के घोल को रंग का वियोजन करना होता है। फिर जो है कि रंग की खाली कर देना होता है। फिर अधिशोषण होता है, फिर अवशोषण होता है। तो डी होगा, बी होगा, ए, डी होगा, बी होगा, सी होगा। तो इसका आंसर ए होगा। रंग को क्रियाशील अनुक्रम में रंगों के घोल में रंग का वियोजन करना होता है, फिर रंग को खाली कर देना होता है, फिर अधिशोषण फिर अवशोषण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगने के समय जिन सोपानों का पालन किया जाता है उसका सही अनुक्रम बताइए। रंगने के समय जिन सोपानों का पालन किया जाता है तो उसका सही अनुक्रम बताना है। तो पहले रंगाई पानी की तैयारी की जाती है। पहला यह होगा कि जो है कि सर्व समावेशी कर्मकों को डालना होता है, सर्व समावेशी कर्मकों को डालना होता है। और फिर प्रक्रिया के बाद किया जाता है। तो इसका यह होगा। फिर कपड़े की तैयारी की जाती है, चौथा ये होगा। तो तीसरा चौथा किसमें है? तो सी में है। तो इसका आंसर सी सही होगा। रंजकों के समय विभिन्न सोपानों को निम्न प्रकार से पालन किया जाता है। रंगाई पानी की तैयारी, सर्व समावेशी कर्मों को डालना, प्रक्रिया के बाद कपड़ों के तैयार करना होता है। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो स्थानांतरण किससे संबंधित है? तो स्थानांतरण कपड़े की एक स्थान से दूसरे स्थान पर रंगा जाना होता है। कपड़े की एक स्थान से दूसरे स्थान पर रंगा जाना होता है। और फिर फास्टिंग जो है कि स्थानीयकृत घर्षण रगड़ से में बदलना। तो इसका तीसरा होगा। फ्रेंडिंग रंजन क्या है? फ्रेंडिंग रंजन सूर्य के प्रकाश के कारण रंग जाना होता है। सूर्य के प्रकाश के कारण रंग जाना होता है। क्रोकिंग क्या है? जो कि रगड़ से अन्य कपड़े पर रंग का जाना होता है। तो इसका ये होगा। तो ए का चौथा सी में है। तो इसका आंसर सी सही होगा। स्थानांतरण कपड़ों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर रंग का जाना। और फास्टिंग जो है कि स्थानीयकृत घर्षण रंग में बदलना। और फेंडिंग जो है कि सूर्य के प्रकाश के कारण रंग जाना। और क्रोकिंग जो है कि रगड़ के अन्य कपड़े पर रंग जाना होता है। भारतीय वस्त्र उद्योग में आजकल प्रिंटिंग की किस विधि का समायोजन किया जाता है? भारतीय वस्त्र उद्योग में
आजकल प्रिंटिंग के किस विधि का समांतर उपयोग किया जाता है? तो स्क्रीन प्रिंटिंग का, डिजिटल प्रिंटिंग का और रोल स्क्रीन प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग और ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता। तो इसका पहला, दूसरा, चौथा, तो इसका आंसर डी सही होगा। स्क्रीन प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग। भारतीय वस्त्र उद्योग में निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो स्क्रीन प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। अभिकथन ए और कारण आर। तो डिस्पर्स रंग जो है कि डिस्पर्स रंग ट्रांसफर छपाई में नहीं प्रयोग किया जाता है। तो यह सत्य है। और उच्च ताप पर गर्म करने पर डिस्पर्स रंग उदान नहीं होता है। तो यह भी सत्य। ए और आर दोनों सत्य, तो इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी डाई के भाग है? निम्नलिखित में से कौन सा डाई के भाग है? तो एक्सोक्रोम है और क्रोमोस्फोर है। एक्सोक्रोम और क्रोमोफोर है। तो पहला, दूसरा, तो इसका आंसर सी सही होगा। ट्रांसफर, अभिकथन करा है कि ट्रांसफर छपाई डिस्पर्स छपाई से छापने का सबसे उपयुक्त तरीका है। और डिस्पर्स छपाई कारण करा है कि डिस्पर्स डाई उच्च ताप पर गर्म करने में ऊर्ध्वाधर सब लाइन होता है। तो ये भी सत्य है। ए और आर दोनों सत्य, तो इसका आंसर बी होगा। ट्रांसफर छपाई डिस्पर्स छपाई छापने का सबसे उपयुक्त तरीका है, क्योंकि डिस्पर्स डाई उच्च ताप पर गर्म करने में ऊर्ध्वपातन सब लाइन होती है। अभिकथन ए और कारण आर। अभिकथन ए और कारण आर क्या कर रहा है? अब एसिड रंजक ऊन व रेशम के लिए उपयुक्त है। तो एसिड रंजक क्या है? ऊन और रेशम के लिए उपयुक्त है। तो यह सत्य है। और एसिड रंजक ऊन और रेशम के पाए जाने वाले हाइड्रोक्सिन समूह के साथ मिलकर आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो आर गलत है। तो इसका आंसर सी सही होगा। ए सही पर आर गलत है। निम्नलिखित इसको क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से ट्रांसफर छपाई की विशेषता कौन सी है? तो इसमें ट्रांसफर छपाई की विशेषता पूछा है। तो इसकी विशेषता पहले होगी अच्छी डिजाइन स्पष्ट करना होता है और अकुशल मजदूर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और जो है कि अकुशल मजदूर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अत्यधिक दक्ष हो, मतलब अत्यधिक दक्ष भी हो, अत्यधिक दक्ष हो, कम जगह की जरूरत हो। तो यह जरूरी है। और देखते हैं ना जरूरी में क्या, छपाई के अन्य तरीकों को तुलना में अधिक पानी प्रदूषित करना होता है। तो यह गलत है। अच्छी डिजाइन स्पष्टता हो, तो यह सत्य है। अत्यधिक दक्ष हो, यह भी सत्य है। और कुशल मजदूर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो यह भी सत्य है। कुशल मजदूर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और कम जगह की जरूरत हो, तो कम जगह की जरूरत हो। डिजाइन का लचीलापन संभव है। तो यह नहीं सही है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो इसका आंसर बी सही होगा। इसका आंसर बी सही है। निम्नलिखित में से ट्रांसफर छपाई की विशेषता है। तो अच्छी डिजाइन, अस्पष्टता हो, अत्यधिक दक्ष हो, कुशल मजदूर का प्रयोग नहीं किया जा सकता, कम जगह की जरूरत आदि हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर है। कथनों को सही पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो अभिकथन क्या कर रहा है कि अभिकथन कर रहा है कि अभिव्यवस्थित अवस्था में पॉलीमर्स वाले रेशम में बेहतर जल अवशोषण और रंजक ग्रहण क्षमता होती है। तो यह सही है। अव्यवस्थित अवस्था में पॉलीमर्स क्रमहीन ढंग से नियोजित होते हैं, जिससे रेशे ज्यादा अवशोषण हो जाती है। तो यह भी सत्य है। तो ए और आर दोनों सत्य, तो इसका आंसर ए सही है। निम्नलिखित कथनों में दिए गए जिनमें एक अभिकथन एवं आकारांतर पूछा है। तो इसका आंसर बताना है। तो अभिकथन क्या कर रहा है? अभिकथन कर रहा है कि विभिन्न रंजकों के अनुकूल रेशे युक्त वस्तुओं को सिंगल डाई बाथ का प्रयोग करते हुए एक ठोस रंग में रंगा जा सकता है।
तो यह गलत है। और कारण आर क्या कर रहा है, विभिन्न रेशों के प्रयोग को अनुकूलन रंजकों के इस्तेमाल एवं ठोस रंजक बनाने के लिए किया जाता है, तो यह सत्य है। तो इसका आंसर सी सही होगा। ए सही, ए गलत है पर आर सत्य है। किस पत्रक के दोनों तरफ साथ साथ मुद्रक के लिए किस पत्रक के दोनों तरफ साथ साथ मुद्रण के लिए आप अपने मित्र को निम्नलिखित में से किस मुद्रण विधि का प्रयोग करें देंगे, तो डुप्लेक्स का होगा। तो इसका आंसर बी सही होगा, डुप्लेक्स का। किसी पत्रक के दोनों तरफ साथ साथ मुद्रण के लिए हम अपने मित्र डुप्लेक्स मुद्रण विधि का सुझाव देंगे। इस विधि द्वारा वस्त्र के दोनों ओर छपाई किया एक ही साथ एक ही समय पर संपन्न की जाते हैं। ऐसी छपाई में युक्त वस्त्र देखने में अत्यंत होते हैं और सुंदर, मनोहारी एवं आकर्षक लगते हैं। इस छपाई में निर्मित वस्त्र का उल्टा एवं सीधा पक्ष पहचानना मुश्किल हो जाता है, पर इस छपाई विधि में अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ती है। डुप्लेक्स विधि में मतलब उल्टा और सीधा जो कि एक समान ही रहता है, तो इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। मशीन रोलर के जरा सी हिल जाने से नमूने बिगड़ जा सकते हैं। डुप्लेक्स छपाई का मशीन द्वारा की जाती है। डुप्लेक्स छपाई जो कि हाथ द्वारा नहीं की मशीन के द्वारा की जाती है। तो वाटिक, टाई एवं डाई और इकत छपाई के प्रकार है, तो यह प्रतिरोधक छपाई है। इसका आंसर बी सही होगा, प्रतिरोधक छपाई है। बाटिक, टाई एवं डाई इकत छपाई प्रतिरोधक छपाई के प्रकार है। प्रतिरोध जिसे रेसिस्ट प्रिंटिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत निम्न विधियों में आती है, तो अवरोधक छपाई, बाटिक छपाई, डिस्चार्ज छपाई, ये सभी है। वे रंग जो बर्फ के साथ ठंडे स्नान में प्रयुक्त होते हैं, तो एजो रंग है। तो इसका आंसर बी सही होगा, जो कि इस समय बैंड कर दिया गया है एजो रंग को। वे रंग जो बर्फ के साथ ठंडे स्नान में प्रयुक्त होते हैं, एजो रंग कहलाते हैं। वर्णकों को भी कहते हैं, वर्णकों को क्या कहते हैं, वर्णकों को स्याही कहते हैं। तो इसका आंसर सी सही होगा। वर्णकों को स्याही भी कहते हैं। वर्णक अघुलनशील वर्णक कण होते हैं। यह वस्त्र में आत्मसात नहीं होते। इन्हें वस्त्र की सतह पर किसी न किसी प्रकार के सटाने वाले पदार्थ में से जमाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हल्के मान बनाने के लिए रंग में सफेद रंग मिलाने कहा जाता है। तो हल्के मान बनाने के लिए रंग में सफेद रंग मिलाने को क्या कहते हैं, मान छाया या मान विरोधक भाव, छाया, टिंट। तो टिंट कहा जाता है। तो इसका आंसर सी होगा, टिंट। तो हल्के मान बनाने के लिए रंग में सफेद रंग मिलाना टिंट कहलाते हैं। वह वैल्यू जो कि समान रंग में हल्की है टिंट कहलाती है, और जो गहरी होती है उसे सेट कहते हैं। जो हल्की उसे टिंट कहा जाता है, जो गहरी उसे सेट कहते हैं। और रंग को यदि सफेद पृष्ठ में रखा जाए तो गहरे दिखाई देते हैं, जबकि काली पृष्ठ में हल्के, यदि रंग स्वयं की वैल्यू वाली पृष्ठभूमि में रखे जाए तो वह मिश्रित हो जाते हैं और मंद और अस्पष्ट दिखाई देते हैं। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो मेटामेरिज जो है, तो इसमें पूछा है कि सूची 1 में दी गई रंग समस्याओं का मिलान सूची 2 में दिए गए उनके वर्णक से करिए। तो सूची 1 में उसकी रंग समस्या का मिलान उसके वर्णक से करना है। तो मेटामेरिज्म जो है कि एक ही रंग की विभिन्न लाइट स्रोत से भिन्न लगता है। तो एक ही रंग की विभिन्न लाइट स्रोत से भिन्न लगता है। तो इसका ये फास्टिंग इधर नहीं दिया गया है। तो ए का दूसरा देखते इसमें कौन सा अगर सही हो जाएगा तो आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो ए का दूसरा देखते हैं कौन सा इसमें है। तो ए के दूसरे में बी है, तो इसका आंसर बी सही होगा। इसके मिलान को देखते हैं फिर से। मेटामेरिज में जो एक ही रंग के विभिन्न लाइन स्रोत में भिन्न लगता है, और फास्टिंग जो कि पहनावे के दौरान एक ही जगह रगड़ने के कारण रंग में बदलाव होता है। फास्टिंग मतलब क्या होता है, पहनावे के दौरान एक ही जगह रंगने के कारण रंग में बदलाव होता है, रगड़ने का रंग में बदलाव होता है। और शेडिंग कपड़े के टुकड़े की रंग में उद्देश्यहीनता भिन्नता होती है। और वर्ग क्या, कपड़े की चौड़ाई में भिन्न रंग का पट्टी है। कपड़े की चौड़ाई में भिन्न रंग का पट्टी है। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। इसको भी सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। इसमें सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो वाइंडर्स क्या है, प्रिंटिंग
बाइंडर्स जो है कि प्रिंटिंग प्रेस में प्रयोग किया जाता है, जिसमें रंग के कणों को कपड़े पर जुड़ने तक के रखा जाता है, कपड़ों को कपड़े पर जुड़ने तक रखा जाता है। और वेटिंग एजेंट जो है कि रंग के पाउडर को घोलने में सहायक है। वेटिंग एजेंट क्या है? रंग के पाउडर को घोलने में सहायक है। तो इसका चौथा होगा हाइग्रोस्कोपिक एजेंट। हाइग्रोस्कोपिक एजेंट जो है कि प्रिंट के क्षेत्र में पानी की मात्रा बढ़ाता है, जिससे कपड़े पर रंग चढ़ाने में बढ़ावा देता है। और कैरियर्स जो है कि पॉलिस्टर रंग में प्रयोग में लाया जाता है। तो ए का पांचवा, बी का चौथा किसमें है? देखिए ए का पांचवा, बी का चौथा सी में है, तो इसका आंसर सी सही होगा। बाइंडर प्रिंटिंग प्रिंट में प्रयोग किया जाता है, जिससे रंग के कणों को कपड़े में जुड़ने तक रख सकते हैं। और वेटिंग एजेंट जो है कि रंग के पाउडर को घोलने में सहायक है। हाइग्रोस्कोपिक प्रिंट के क्षेत्र में पानी की मात्रा बढ़ाता है, जिससे कपड़े पर रंग चढ़ाने में बढ़ावा दिया जाता है। और कैरियर्स जो है कि पॉलिशर रंगने में प्रयोग में लाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि क्रॉस रंगाए रंग के बिरंगे कपड़े उत्पन्न हो सकते हैं। क्रॉस रंगाए से रंग बिरंगे कपड़े उत्पन्न हो सकते हैं। तो यह सत्य है। एक कपड़े में दो या अधिक प्रकार के तंतु विभिन्न प्रकार के रंग अपनाते हैं। तो एक कपड़े में दो या अधिक प्रकार के तंतु विभिन्न प्रकार के रंग अपनाते, तो यह भी सत्य है। तो ए और आर दोनों सत्य है, तो इसका आंसर डी सही है। क्रॉस रंगाए रंग बिरंगे कपड़े उत्पन्न हो सकते हैं। एक कपड़े पर दो या एक कपड़े में दो या अधिक प्रकार के तंतु विभिन्न प्रकार के रंग अपनाते हैं। तो इसमें भी अभिकथन ए और कारण आर पूछा है। तो अभिकथन ए कह रहा है कि रंग रंगाई के वक्त झाग अपेक्षा वांछनीय नहीं है, तो यह सत्य है। और कारण आर कह रहा है कि इसमें रंगाई असमतल होती है, वह अधिक झाग के कारण रंग का घोल उफनता और नरम का नुकसान होता है। झाग के कारण रंग का घोल उफनता और रंग नुकसान होता है। तो इसका आंसर ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सत्य है, तो इसका आंसर ए सही होगा। रंगाई के वक्त झाग हमेशा वांछनीय नहीं होता है, क्योंकि इसमें रंगाई असमतल होती है। वह अधिक झाग के कारण रंग का घोल उफनता और रंग का नुकसान होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रंगाई और छपाई पर्यावरण अनुकूलन नवीन तरीकों में है। रंगाई और छपाई पर्यावरण अनुकूलन नवीन तरीकों में है। तो डिजिटल छपाई बिना नवीन तरीकों में तो डिजिटल छपाई भी है, बिना पानी के प्रयोग की रंगाई ये भी है, और प्लाज्मा प्रौद्योगिकी ये भी है, प्लेट ब्लेंड स्किन छपाई ये नहीं है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसका आंसर सी सही होगा। इसका आंसर सी सही होगा। रंगाई और छपाई पर्यावरण अनुकूलन तरीकों में निम्न है। तो डिजिटल छपाई, बिना पानी के प्रयोग छपाई, प्लाज्मा प्रौद्योगिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंग जिसका सूत कपड़ों की तरह आकर्षण नहीं होता, रंग जिसको सूती कपड़ों की तरह आकर्षण नहीं होता है, रंग जिसको सूती कपड़ों की तरह आकर्षण नहीं होता है, तो यह बेसिक रंग है। तो इसका आंसर ए सही होगा। बेसिक रंग सूती कपड़ों की तरह आकर्षण नहीं होते हैं। बेसिक रंग क्षारीय प्रकृति के होते हैं। मौलिक रूप से यह कार्बनिक अम्लों के लवण होते हैं, अतः इनमें सेलुलोज एवं प्राणिज दोनों ही प्रकार के रेशों से बने वस्तुओं को रंगने के लिए यूज में लाया जाता है। सेलुलोज निर्मित वस्तुओं पर रंग पक्का करने के लिए अम्लीय मॉल्डेंस का प्रयोग किया जाता है। तो सेलुलोज निर्मित वस्तुओं को रंग पक्का करने किस रंग का प्रयोग किया जाता है? अम्लीय मॉर्डेंट रंग का प्रयोग किया जाता है। मॉर्डेंट रंग का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि छपाई का सही क्रम दीजिए। छपाई का सही क्रम क्या है? तो पहले छपाई करने से पहले हम क्या करते हैं कि कपड़े को तैयार किया जाता है। कपड़े को तैयार किया जाता है, पहले कपड़े को तैयार किया जाता है, फिर जो है कि रंगाई पदार्थ को जोड़ना होता है। रंगाई पदार्थ को जोड़ना होता है, सॉरी नहीं, कपड़े को तैयार किया जाता है। कपड़े को तैयार किया जाता है, फिर जो है इसको काटते हैं। कपड़ों को तैयार किया जाता है,
फिर जो है कि कपड़े की छपाई की जाती है, नहीं नहीं सॉरी, प्रिंटिंग पेस्ट की तैयारी की जाती है, प्रिंटिंग पेस्ट की तैयारी की जाती है। फिर जो कि कपड़े की छपाई की जाती है, कपड़े की छपाई की जाती है। और फिर सुखाना होता है, सुखाना होता है। फिर रंगाई पदार्थ को जोड़ना होता है, रंगाई पदार्थ को जोड़ना होता है। और फिर जो है कि रंगाई पदार्थ को जोड़ना होता है। फिर लास्ट में धोना होता है, लास्ट में धोना होता है। तो पहला क्या है, पांचवा है, चौथा, पांचवा चौथा किसमें है, पांचवा चौथा बीए में भी है, बी में भी है। तो पांचवा चौथा छठवां, तो ए है, इसका आंसर ए सही है। छपाई का सही क्रम क्या है, कपड़े को तैयार किया जाता है, फिर पेस्ट की तैयारी की जाती है, कपड़े की छपाई की जाती है, सुखाना होता है, फिर रंगाए पदार्थ को जड़ाना होता है, फिर धोना होता है। तो इसमें सूची एक का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सूची एक का सूची दो में मिलान करना है, सूची एक का सूची दो में मिलान करना है, जिसमें सूची एक में दिए गए रंगों को सूची दो में दिए गई उनकी विशेषताओं में मिलान करना है। तो सूची को पूरा ले लेते हैं। तेजाबी रंग एसिड डाई है। तो तेजाबी रंग एसिड डाई क्या है, निम्न आणविक भार का पानी में घुलनशील रंग है, निम्न आणविक भार का पानी में घुलनशील वर्ण है। तो इसका पांचवा है। और बेसिक रंग, बेसिक रंग जो है कि धनात्मक आयन वाले जैविक अम्लों का लवण है, बेसिक रंग धनात्मक आयनों वाले जैविक वर्णों का वर्णन है। और वेट रंग, वेट रंग, वेट रंग जो है कि पानी में अघुलनशील होता है, वेट रंग पानी में अघुलनशील होता है। डायरेक्ट रंग जो है कि डायरेक्ट रंग एनायनिन होता है, एनायनिन होता है। तो पहले का पांचवा डी में है, तो इसका आंसर डी सही होगा। तेजाबी रंग जिसे एसिड डाई भी कहते हैं, निम्न आणविक भार का पानी में घुलनशील रंग है। बेसिक रंग जिसे धनात्मक आयन वाले जैविक अम्लों के लवण है। वेट रंग पानी में अघुलनशील है। और डायरेक्ट रंग एनॉयलिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए कह रहा है कि क्रॉस ड्राइंग के कारण कई रंग के कपड़ों का निर्माण हो सकता है। और आर कह रहा है कि इसमें दो या ज्यादा प्रकार के तंतु अलग अलग डाई अपनाकर विभिन्न रंग में बन जाते हैं। तो ए और आर दोनों सत्य, तो इसका आंसर ए सही होगा। निम्नलिखित में से डाई, निम्नलिखित में से डाई में से कौन सी डाई केरेटो के डाई केटाएनिन प्रकृति की है। तो कौन सी डाई जो कि केटाएनिन प्रकृति की है, तो बेसिक डाई है। तो इसका आंसर सी सही होगा। बेसिक डाई केटाएनिन प्रकृति की है। सभी संश्लेषित रेशों में से क्षारीय रंगों का ही सबसे पहले आविष्कार हुआ था। मौलिक रूप से कार्बनिक अम्लों के लवण होते हैं, अतः इन्हें सेल्यूलोज एवं प्राणिज दोनों प्रकार के रेशों से बने वस्तुओं को रंगने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। एसिड रंजकों, एसिड रंजकों के साथ सिल्क के प्रिंट के लिए प्रयुक्त होता है। तो एसिड रंजकों के साथ सिल्क के प्रिंट में प्रयोग होता है, तो गम एरेबिक होता है। तो इसका आंसर ए सही होगा। एसिड रंजकों के साथ सिल्क के प्रिंट के लिए गम एरेबिक का प्रयोग होता है। कपड़ों की छपाई एक ऐसी कला है जिसमें एक डिजाइन के रूप में कपड़ों की सतह पर रंग लगाया जाता है। अभिकथन ए कह रहा है कि कपड़ों के रंग को डालना एक मौल्यवर्धक प्रक्रिया, एक मौल्यवर्धक प्रक्रिया है। तो यह सत्य है। कपड़ों को रंग में डालना एक मौल्यवर्धक प्रक्रिया, तो यह सत्य है। कपड़े पर जब जगह रंग छपता, सब जगह रंग छपना ही डाइंग कहलाता है। तो यह गलत है। तो ए सत्य है और गलत है, तो इसका आंसर बी सही होगा। कपड़ों के रंजकों को डालना एक मौल्यवर्धन प्रक्रिया है। कपड़े पर जब जगह रंग छापने का डाई नहीं करते हैं, जबकि वस्त्र को एक रंग में डुबोकर रंगा जाता है, तो उसे रंगाई प्रक्रिया कहते हैं। छपाई के लिए जिस स्किन की आवश्यकता होती है, उसकी तैयारी के लिए अपेक्षित क्रिया का क्रमबद्ध करना होता है। तो इसमें इसका दो दो राशन सीधे आंसर ही देख लेते हैं। तो छपाई के लिए जिस स्क्रीन
की आवश्यकता होती है उसकी तैयारी के लिए अपेक्षित क्रियाओं निम्न क्रम में रखा जाता है। तो पहले सूर्य कृत्रिम रोशनी में रखा जाता है, फिर डिजाइनिंग, टेस्टिंग तथा प्रिंटिंग साइन का प्रयोग किया जाता है, फिर इमल्शन की कोटिंग करना और सुखाना होता है, फिर स्किन को धोना होता है। तो अभिकथन ए कह रहा है, अभिकथन ए कह रहा है कि सतह के डिजाइन करने में छपाई सम्मिलित है। तो यह सत्य है। छपाई के कार्य को संपूर्ण में रंजित किया जाता है। तो ये भी सत्य है। ए और दोनों सत्य, तो इसका आंसर डी सही होगा। छपाई प्रक्रिया द्वारा बुने हुए वस्तुओं की परिसज्जा की जाती है। जब वस्तु को एक रंग में डुबोकर रंगा जाता है तो उसे रंगाई या डाइंग की प्रक्रिया कहते हैं। परंतु छपाई प्रक्रिया में रंग को विभिन्न आकृति एवं डिजाइनों के अनुरूप वस्तु पर छापा जाता है। तो प्राकृतिक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्राकृतिक रंजक के लिए कपड़े को तैयार करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो प्राकृतिक रंजक में जो है कि फिटकरी, एलिजरी और माइरोवेलस, ये कोई रंग नहीं है। तो प्राकृतिक रंग में जो है कि हल्दी आएगा। तो इसका आंसर डी सही होगा, हल्दी होगा। रंजक जिसे डाइज कहते हैं। तो रंजकों के रंगों को अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। इससे इनसे ताप तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वस्तुओं की रंगाई की जाती है। कपड़े में रंजक दो प्रकार से होते हैं, एक प्राकृतिक रंजक, दूसरा कृत्रिम रंजक। यह भी दो प्रकार से होता है, अस्थायी रंजक तथा अस्थानी रंजक। प्राकृतिक रंजक प्राचीन काल में बहुत प्रचलन में था, लेकिन आधुनिक काल में हल्दी का प्रयोग अत्यधिक किया जाता है। इसके साथ फिटकरी डालकर विरंजक प्रणाली का काम किया जाता है। अभिकथन ए और कारण आर कह रहा है कि किसी भी प्रकार का रंग प्रयोग करने में रंग बंधनों का प्रयोग अनिवार्य है। तो यह जो है कि असत्य होगा। किसी प्रकार के रंजक का प्रयोग करना अनिवार्य नहीं है। तो यह असत्य है। और रंग बंधन रसायन रंग का पक्कापन बढ़ा देता है। तो यह सत्य है। तो ए असत्य और सत्य, तो इसका आंसर ए सही होगा। किसी प्रकार के रंजक का प्रयोग करते समय रंग बंधकों का प्रयोग अनिवार्य नहीं है। रंग बंधक रसायन रंग का चमक बढ़ा देता है। इसके लिए कई प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया जाता है। पक्का रंग किसी भी वस्तु का अनिवार्य अंग होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूती वस्त्र की चमक, मजबूती और रंगाई बढ़ाने के लिए उसे दिए जाने वाले रसायन परिसज्जा या प्रक्रिया क्या है। तो सूती वस्त्रों की रंग चमक बढ़ाने के लिए उसमें दिए जाने वाले रासायनिक परिसज्जा परिष्करण क्या है। तो यह जो है कि ब्लीचिंग है और मर्सराइजिंग है। तो इसका आंसर तीसरा, चौथा है। तो इसका आंसर सी सही होगा। सूती वस्त्रों की चमक, मजबूती और रंगाई बढ़ाने में के लिए उसमें दिए जाने वाले रासायनिक परिसज्जा में ब्लीचिंग तथा मर्सराइजेशन का प्रयोग लाभकारी है। ब्लीचिंग में क्लोरीन और फिटकरी का सूत्र CaOCl2 होता है, का उपयोग किया जाता है, जिसके लिए उसकी चमक, मजबूती एवं रंग बना रहे। तो अभिकथन एक कह रहा है विभिन्न तंतु रंजक तथा रंजक एक जैसी ही होती है। विभिन्न तंतु रंजक तथा संयोग रंजक एक जैसी ही होती है। तो यह पूरा सत्य नहीं है। दो बहुरंजिक प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो यह सत्य है। ए मिथ्या है पर आर सत्य है। तो इसका आंसर डी सही है। ए मिथ्या है, आर सत्य है। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो वेट रंजक जो है कि कार्बोक्सिक है। तो वेट रंजक क्या है, कार्बोक्सिक है, कार्बोक्सिक समूह है। और रिएक्टिक रंजक जो है कि तंतु के साथ को वेल्टेन बांड बनाता है। और डाई रंजक स्वभाव ऋण आयन, डाई रंजक जो कि स्वभाव में नॉन आयोजिक संश्लेषित तंतु के इस्तेमाल में होता है। और डिस्पर रंजक जो कि स्वभाव के ऋण आयनिक खराब धुलाई की दृढ़ता है। तो ए का तीसरा देखते हैं किसमें है। ए का तीसरा, तो ए का तीसरा बी में है। तो इसका आंसर बी सही होगा।
फिर से मिलान को देखते हैं। वेट रंजक कार्बोक्सिक समूह है। रिएक्टिक रंजक जो कि तंतु के साथ वैलेंट बॉन्ड बनाता है। और डायरेक्ट रंजक जो कि स्वभाव में ऋण आयनिक खराब धुलाई की दृढ़ता है। और डिस्पर्स रंजक जो कि स्वभाव में नॉन आयोनिक संश्लिष्ट तंतु में इस्तेमाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल छपाई का परिणाम होता है। तो डिजिटल छपाई का परिणाम क्या होता है? तो डिजिटल छपाई का परिणाम जो है कि छोटी छपाई की किफायत होता है और विभिन्न रंगों के नमूने बनाना होता है और जन समूह के मांग को पूरा करना होता है। उत्पाद के वक्त को बढ़ाना यह नहीं होता है। तो पहला, दूसरा, चौथा, तो इसका आंसर डी सही होगा। डिजिटल छपाई का परिणाम छोटी छपाई की किफायत, विभिन्न रंगों को नमूने बनाना, जन समूहों को मांगने को पूरा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कपड़े की छपाई के लिए स्क्रीन बनाने का सही क्रम दीजिए। तो कपड़े छपाई का स्क्रीन बनाने का सही क्रम क्या है? तो पहला होगा कि स्क्रीन को खींचना होता है। स्क्रीन को खींचना होता है, फिर इमल्सन की परत लगाना होता है। इमल्सन की परत लगाना होता है और फिर जो है कि इमल्सन की प्रकाश में लाना होता है। इमल्सन को प्रकाश में लाना होता है, फिर स्क्रीन को धोना होता है और फिर जो है कि छेद को बंद करना होता है। छेद को बंद करना होता है, फिर लास्ट में स्क्रीन को टेप करना होता है। स्क्रीन को टेप करना होता है। तो पहला में होगा पहला में तीसरा और चौथा, तीसरा चौथा डी में है, तो इसका आंसर डी सही होगा। कपड़े की छपाई के लिए स्क्रीन के बनाने का सही क्रम क्या है? तो स्क्रीन को खींचना होता है, फिर इमल्सन की परत लगाना होता है, फिर इमल्सन को प्रकाश में लाना होता है, फिर स्क्रीन धोना होता है, फिर छेद को बंद करना होता है, फिर स्क्रीन को टेप करना होता है। तो अभिकथन और कारण पूछा है। तो अभिकथन, एक तरह की सतह डिजाइनिंग के अंतर्गत छपाई आती है। सतह डिजाइनिंग के अंतर्गत छपाई आती है, तो यह गलत, यह सत्य है। कपड़े पर सब जगह रंग लगाना छपाई है, तो यह गलत है। तो ए सत्य है, आर गलत है, तो इसका आंसर डी सही होगा, बी सही होगा। छपाई के लिए जिस स्क्रीन की आवश्यकता होती है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि छपाई के लिए जिस स्क्रीन की आवश्यकता होती है उसकी तैयारी के लिए अपेक्षित क्रियाओं को क्रमबद्ध करें। तो इसकी अपेक्षित क्रियाओं को क्रमबद्ध करना है, तो पहले जो है कि सूर्य की रोशनी को कृत्रिम रोशनी में खोलना होता है, तो पहला यह होगा। और फिर जो है कि इमल्सन की आवरण को चढ़ाकर बाष्पीकरण तथा सुखाना होता है, तो दूसरा यह होगा। और फिर जो है कि डिजाइनिंग का अनुरोध में डिजाइनिंग पर भारतीय स्याही का प्रयोग करना होता है, तीसरा यह होगा। और लास्ट में स्क्रीन के साफ करना होता है, तो चौथा यह होगा। तो पहला जो है कि दूसरा है, तो दूसरा तीसरा तो ए में है, तो इसका आंसर ये सही होगा। स्क्रीन की तैयारी के निम्नलिखित अपेक्षित क्रमबद्ध है किया जाता है। तो स्क्रीन को साफ करना होता है, फिर इमल्सन का आवरण चढ़ाना होता है, फिर सुखाना होता है, फिर डिजाइन का अनुरेखन में ड्राफ्टिंग डिजाइन का भारतीय स्याही का प्रयोग करना होता है। तो इसका उल्टा आंसर दिया है क्या? उल्टा कर दिया इसमें। रंगाई करते समय निम्न चरणों को सही क्रम में लगाएं। रंगाई करते समय निम्न चरणों को सही क्रम में लगाना है। तो पहले क्रम में आएगा ट्रीटमेंट के बाद तो पहला होगा। फिर जो है कि कपड़े की तैयारी की जाती है और रंगों को टब की तैयारी की जाती है, फिर एक्जॉटिक डिफ्यूजिंग एजेंट में को डाला जाता है, तो चौथा यह है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो है तो ए बी सी डी है, तो इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रंजक है। तो प्राकृतिक रंजक जो कि अधिक पर्यावरण मित्र एवं एलर्जी रहित है, तो इसका आंसर ए सही होगा। प्राकृतिक रंजक ये है। प्राकृतिक रंजक उपलब्ध संसाधनों में जो रंग प्राप्त होते हैं वे प्राकृतिक रंग कहलाते हैं, जैसे पेड़ पौधों की पत्ती, फूल, फल, कलियां, जीव जंतु, कीट, खनिज लवण आदि। प्राकृतिक समय में पेड़ पौधों में छाल, तने, टहनियां, पत्तियों, फूल, फल, कलियां आदि रंग प्राप्त किए जाते हैं। ये इनमें प्राप्त रंगों से ही वस्तुओं को रंगा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन रेशों से बने कपड़ों को धोते समय रंग को निकलने से बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो यह सिरका होता है, तो इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बाथोक्रोमिक डाई को यह नाम इसलिए दिया जा गया है क्योंकि यह बिट ऑक्जोलिक क्रोमोथॉर्न्स है, तो इसका आंसर डी सही होगा। बिट की ऑक्जो
ऑक्सोक्रोम थ्योरी को दृढ़ करते हैं। भारतीय वस्त्र उद्योग में आजकल प्रिंटिंग किस विधि का अधिक प्रयोग किया जाता है? डिजिटल प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर बी सही होगा, डिजिटल प्रिंटिंग का किया जाता है, जो कि इस विधि का आविष्कार सन 1785 में हुआ था। वास्तव में रोलर छपाई ब्लॉक ठप्पा का ही मशीन रूप है। इस छपाई विधि द्वारा कुल 6 ही घंटों में हजारों मीटर कपड़े बहुरिंग नमूने तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जब किसी रेशे के अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के रंजों द्वारा रंगा जाता है तो वह उभय धर्मी कहा जाता है। तो इसका आंसर सी सही होगा। सल्फर रंजक है तो सल्फर रंजक जल अघुलनशील रंजक है, तो इसका आंसर सी सही होगा। गंधक डाई मुख्यतः प्रयोग में होता है तो गंधक डाई मुख्यतः प्रयोग होता है तो वायु ऑक्सीकरण में होता है, तो इसका आंसर सी सही होगा। गंधक रंजक जल में अविलय पर कार्बन डाइसल्फाइड नामक द्रव्य के अतिरिक्त विलय होते हैं। इस सल्फर रंजकों का प्रयोग सूती वस्तुओं पर सोडियम सल्फाइड के जली विलय में होता है। एजो रंजक क्या है? तो एजो रंजक सल्फोनिक एसिड रंजक है, तो इसका आंसर ए सही होगा। एजो रंजक डाई को नेपथोन डाई में भी कहते हैं। वनस्पति रेशों से बने वस्तुओं की रंगाई छपाई नेपथोन रंगों के द्वारा की जाती है। सूती वस्तुओं के रंगने के लिए पहले इसे बीटा नेपथोन एवं कॉस्टिक सोडा के घोल में डुबाया जाता है। इसके बाद वस्तु को क्षारीय रंगों में रंगा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील लगाने वाले कर्म कर्मक का प्रयोग कीजिए। नील लगाने वाले कर्मक का प्रयोग करना है तो सफेद कपड़ों का किया जाता है, तो इसका यह होगा। सफेद वस्त्रों पर निरंतर प्रयोग में बार बार साबुन से धोने पर कुछ समय के बाद पीले पड़ जाते हैं। वस्त्र पर हल्का पीलापन आ जाता है। इस पीलेपन को का श्वेत वस्त्र बेजान भद्दे आकर्षण एवं पुराने दिखते हैं। इसके लिए नील अथवा अन्य प्रकाशी व्यंजन का प्रयोग किया जाता है। नील लगाने से वस्त्र श्वेत उज्जवल चमकदार नवीन ताजा एवं जीवंत दिखता है। नील के प्रयोग से वस्त्र का भद्दापन दूर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इकत का पोचमपल्ली निम्न विधि द्वारा बनाए जाते हैं, तो यह अवरोध सिद्धांत द्वारा रेशों की रंगाई है, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पर्स डाई क्या है? तो डिस्पर्स डाई जो कि एसीटेट डाई है, तो इसका आंसर ए सही होगा। डिस्पर्स डाई एसीटेट डाई है, तो इसका आंसर ए सही होगा। एसीटेट डाई का प्रयोग मूल रूप से एसीटेट रंगने के लिए प्रयोग में किया जाता है, जिससे कि गाड़ी द्वारा नायलॉन पॉलिस्टर एक्रिलिक आदि रंगा जाता है। डिस्पर्स डाई एसीटेट डाई है। यूनियन रंगाई इसे रंगने की विधि है, तो यह तंतु है, तो इसका आंसर सी सही होगा। रंग या डाई रंगों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। इसमें ताप तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वस्तुओं की रंगाई की जाती है। यूनियन रंगाई तंतु को रंगने की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रंगाई किस रंगाई की विधि में मोम का प्रयोग किया जाता है? तो वाटिक रंगाई की विधि में किया जाता है, तो इसका आंसर सी सही होगा। स्क्रीन प्रिंटिंग डाई एवं टाई तथा रंगाई एक ऐसी पद्धति जिसमें मोम अथवा रेजिन का प्रयोग नहीं होता है, जबकि वाटिंग में मोम का प्रयोग किया जाता है। टाई एवं डाई पद्धति बांधने में कपड़ों को बांधकर रंगने के लिए विलय की रंगाई करते हैं। स्टेचिंग पद्धति में कागज के ऊपर चित्र बनाकर उसे इस प्रकार काटा जाता है कि चित्र में बने छिद्रों को रंग डालकर वैसा ही चित्र प्राप्त हो जाए, जबकि स्क्रीन प्रिंटिंग स्टेंसिल पद्धति का ही विकसित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश में रोलर छपाई का कार्य प्रारंभ हुआ था, तो हमारे देश में रोलर छपाई का कार्य प्रारंभ 1785 में हुआ था, तो इसका आंसर डी सही है। हमारे देश में रोलर या बेसल से छपाई का कार्य वर्ष 1785 में प्रारंभ हुआ था। छपाई जैसे प्रिंटिंग विधि का वर्णन इस प्रकार है। छपाई जो है कि हाथ द्वारा छपाई किया जाए तो मशीन द्वारा छपाई की छपाई दो प्रकार से होता है, एक हाथ द्वारा और मशीन द्वारा। हाथ द्वारा में ब्लॉक प्रिंटिंग और स्क्रीन प्रिंटिंग किया जाता है, और मशीन द्वारा में रोलर प्रिंटिंग रंग उतारने वाली छपाई और अवरोध छपाई और डिप्लेक्स छपाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा पॉलिस्टर सूत बनाया जाता है, तो पॉलिस्टर सूत द्रवी कताई बनाया जाता है, तो इसका आंसर सी से द्रवी कताई बनाया जाता है। पॉलिस्टर तंतु का निर्माण अम्ल के एल्कोहल के साथ क्रिया करने से होता है। पिघले हुए पॉलिस्टर को हवा बंद वाली स्थिति में रखा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन इसके स्थायित्व को प्रभावित करता है। अवरोध छपाई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवरोध छपाई के लिए प्रयोग किया जाता है, तो अवरोध छपाई में मोम का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर सी सही होगा।
अवरोध छपाई के लिए मोम का प्रयोग किया जाता है। यह विधि सैद्धांतिक रूप से रंग खींचने वाली विधि का विपरीत है। वाट रंजक का उदाहरण क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वाट रंजक का उदाहरण क्या है? तो वाट रंजक इंडिगो है, तो इसका आंसर सी सही होगा। वाट रंजक का उदाहरण इंडिगो, यह एक प्रकार के पौधे की पत्ती में बुनाई जाती है। इसे साधारण बुनाई विधि से तैयार किया जाता है। यह वस्त्र पर मंद नीला रंग लाती है। वाट रंजक का प्रयोग ऐसे वस्त्रों पर किया जाता है जो अधिकतर पहनने के लिए काम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिगो किस प्रकार के रंजक का एक चिर पर चिरचित उदाहरण है, तो वेट रंजक है, तो इसका आंसर सी सही है। इंडिगो वेट रंजक का एक चिर परिचित उदाहरण है। वेट रंजक सिल्वर रेशों से निर्मित वस्तुओं को रंगने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह रंग में पक्के होते हैं। वेट रंजक कृत्रिम रेशे से बने वस्त्र को रंगे जाते हैं। वेट रंजक का आविष्कार 1897 में ईस्वी में हुआ था। यह सबसे पक्के, सस्ते और टिकाऊ होते हैं। इंडिगो रंजक सबसे पहला एवं प्रसिद्ध वेट रंजक है। यह सबसे ज्यादा टिकाऊ पक्का रंग है जो बार बार धुलाई और धूप में पूर्णतः अप्रभावित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताने और बाने के धागे रंगे जाते हैं, तो ताने और बाने के धागे बांधनी से रंगा जाता है, पटोला नहीं, बांधनी से रंगा जाता है। तो इनमें से इसका कोई नहीं है। ताने और बाने के धागे, इनमें इसका कोई आंसर नहीं, तो इसका आंसर डी सही है। पटोला एक प्रसिद्ध वस्त्र कलाकारी है जिसमें ताने और बाने के धागे हाथी, नर्तकी एवं फूल को रंगा जाता है। पटोला वस्त्र गुजरात, काठियावाड़, अहमदाबाद, ओडिशा आदि से में प्रसिद्ध है। गंधक रंजक उपयुक्त होते हैं, तो गंधक रंजक सूती के लिए उपयुक्त होते हैं, तो इसका आंसर बी सही होगा। गंधक रंजक सूती वस्तु के लिए उपयुक्त होते हैं। सल्फर की उपस्थिति के कारण इसे सल्फर रंजक कहते हैं। यह पानी में अघुलनशील होते हैं। हालतः इन्हें घोलने के लिए क्षारी अवकारक का प्रतिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। इसे रेशों के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। सूती, लिनन, रेयान, जूट आदि रेशों में बने वस्तुओं को रंगने के लिए उपयुक्त होते हैं। यह रंग धुलाई के प्रति होते हैं, परंतु ब्लीच एवं अत्यधिक प्रकाश में संपर्क में आकार रंग फीके पड़ जाते हैं। असल्फर रंग महंगे होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी छपाई की विधि नहीं है? तो इसमें ब्लॉक और रोलर स्टिचिंग, ये छपाई विधि वाटिंग नहीं है, ये बांधने के लिए, तो इसका आंसर डी सही होगा। तो इसका आंसर डी सही होगा। बाटिक छपाई, जो कि बाटिक छपाई कला अत्यंत पुरानी एवं प्राचीन कला है। इस कला का शुभारंभ सबसे पहले सुमात्रा एवं जावा में हुआ था। बाटिक छपाई के लिए सबसे पहले वस्त्र पर नमूने को अंकित कर लिया जाता है। नमूने के लिए भाग को सफेद रखा होता है वस्त्र, वहां मोम को अधिक पिघलाकर उसी की तरह जमा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है, तो सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो डिस्पर्स रंजक क्या है? डिस्पर्स रंजक जो है कि डिस्पर्स रंजक क्या है? तो डिस्पर्स रंजक जो है कि एक सेल्यूलोज और प्रोटीन फाइबर के लिए ठोस और पानी में घुलनशील रंजक है, तो इसका आंसर सी सही होगा। तो इसका नहीं, पांचवा होगा, केवल पानी में थोड़ा घुलनशील अधिक थर्मोप्लास्टिक है, तो पांचवा सी में है, तो देखते हैं बड़ा करके, इसका आंसर सी से होगा। तो बड़ा करके इसका आंसर इससे बहुत बड़ा, बहुत छोटा हो जा रहा है, दिखने में परेशानी हो रही है। तो डिस्पर्स रंजक क्या है? केवल पानी में थोड़ा घुलनशील व अधिक थर्मोप्लास्टिक फाइबर में फैला होता है। और डायरेक्ट रंजक क्या है? सेलुलोज प्रोटीन फाइबर के लिए ठोस और पानी में घुलनशील रंजक है। एजो रंजक जो है कि रासायनिक प्रक्रिया में रंजक का कपड़े में विकसित होता है। और मेटोलाइजस रंजक क्या है? एसिड रंजक में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती कपड़े पर गहरा काला रंग प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो यह सल्फर रंजक होता है, तो इसका आंसर सी सही होगा। तो सूती कपड़े पर गहरा काला रंग प्राप्त करने के लिए सल्फर रंजक का प्रयोग लाया जाता है। यह रंजक कपास के लीलन और कृत्रिम रेशों में अनुकूल होते हैं। गंधक रंजक, सुलाई, प्रकाश, पसीना सभी के लिए पक्के होते हैं। यह महंगे भी होते हैं क्योंकि इन्हें पक्का करने में कई प्रक्रियाओं का गुजारा जाता है, कई प्रक्रियाओं में से गुजारना पड़ता है। गंधक रंजक को अत्यधिक गर्म किया जाता है। तो हमारा क्लास जो है कि रंगाई से यही समाप्त हुआ। तो नेक्स्ट क्लास जो है कि भारत के परंपरागत वस्त्र एवं कढ़ाई से है, तो यह नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो ठीक है, हम आप सबका धन्यवाद, ऐसे हमारा क्लास देखते रहिए, धन्यवाद।